कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से शुरू हुआ है। चलिए सीधे रुक करते हैं हम गजसिंहपुर का, जहां पर इस वक्त सीएम की सभा आयोजित है। उस सफर के दौरान मैंने वो किताब उन सज्जन को पढ़ने के लिए दी। उन्होंने कुछ भाषण उनके पढ़े, इतना प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि मैं आपको दक्षिण भारत की, और यहाँ इस उदाहरण के जरिए मैं किसी की कोई जातिगत भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। एक उदाहरण जो मेरे साथ घटित हुआ वो मैं बता रहा हूँ। वो दक्षिण भारत से थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ के जो उपनाम होते हैं, सरनेम जो होते हैं, वो हमारे आपके नॉर्थ इंडिया से और हमारे काफ़ी फ़र्क है। तो वहाँ पे अगर आप किसी उच्च ब्राह्मण परिवार में जाएंगे और क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आपके सरनेम से वो आपको नहीं पहचानेंगे, तो आपको वो आशीर्वाद देते हुए आपकी पीठ के ऊपर हाथ फेरेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं, वो इसलिए फेरेंगे कि वो देखेंगे कि आपने जनेऊ पहन रखा है कि नहीं पहन रखा। उसी हिसाब से आपकी परिवार के अंदर आपको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये जो उन्होंने बात बताई उससे मैं स्तब्ध रह गया, और इसी बात की लड़ाई के लिए बाबूजी जीवन भर लड़ते रहे। बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को इस वक्त डॉक्टर चंद्रभान संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं कार्यक्रम का। अरुण यादव जी, गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री भरतराम जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री विनोद चौधरी जी, यहाँ के विधायक और मंत्री श्री गुरमीत सिंह जी कुंदर साहब, विजय लक्ष्मी बिश्नोई जी, डीसीसी के प्रेसिडेंट कुलदीप इंदौरा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक राकेश थिंद जी, हीरालाल इंदौरा जी, गंगाजल मील साहब, जमुना बारूपाल जी, धर्मेंद्र जी, जगतार सिंह जी कंग साहब, प्रभारी सचिव अजीत सिंह जी और मंच पर उपस्थित अन्य सभी प्रमुख अतिथिगण, बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित, बड़ी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, बहनों और प्रेस मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से ये खुशी का मौका है कि आज यहाँ गजसिंहपुर में बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा का अनावरण मीरा कुमार जी के कर कमलों से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति में हुआ। बाबू जगजीवन राम जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मीरा कुमार जी को हम मुख्य रूप से सुनना चाहेंगे। बाबू जगजीवन राम जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल प्रशासक थे और कुशल वक्ता थे। उन्होंने कुछ लोगों के जो गलत धारणा थी उसको समाप्त किया। आज तो जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन पहले लोग चर्चा करते थे कि ये जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो लोग जनसंख्या के आधार पर चुन के तो आ सकते हैं, या आरक्षण के चलते सरकार की बड़ी नौकरियों में भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें जो जितनी प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए, जो योग्यता और कुशलता होनी चाहिए, उसका अभाव रहता है। ये जो मिथ इस देश में था उसको सबसे पहले तोड़ने का यदि किसी नेता ने काम किया तो उस नेता का नाम बाबू जगजीवन राम था।
और प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं कार्यक्रम का। अध्यक्ष लोकसभा, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमान जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री व प्रभारी राजस्थान अरुण यादव साहब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भरत मेघवाल जी, हमारे प्रभारी मंत्री विनोद कुमारी चौधरी, राज्य मंत्री गुरमीत सिंह जी कुंदर साहब, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी बिश्नोई, विधायक गंगाजल मील, हमारे वरिष्ठ नेता हिरोलाल इंदौरा साहब, पूर्व सांसद आदरणीय श्रीमती जमुना मारूपाल जी, पूर्व सांसद भाई चंद शंकर पन्नू जी, जगतार सिंह जी कांसा पूर्व मंत्री, अजीत सिंह जी शेखावत, सुखदेव सिंह जी जाखड़, कुलदीप इंदौरा जी, श्री राकेश चंद्र जी व इनके तमाम परिवार के सदस्यगण, उपस्थित अन्य अतिथिगण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, माताओं, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, बाबू जगजीवन जी की प्रतिमा का अनावरण के इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से मैं हमारे मेहमान मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी का यह हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीरा कुमार जी को हम लोग देखते हैं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में, उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व, और महिलाओं को तो गर्व है ही है, पूरे देश को गर्व है कि जिस प्रकार से वे संचालन करती हैं, उन्होंने पूरे देश को प्रभावित किया। इस बात की हम सबको प्रसन्नता है कि वे आज हमारे बीच में आना स्वीकार किया। और ये ठीक कहा कि गढ़सिंहपुर जैसे छोटे से कस्बे के अंदर बाबूजी की मूर्ति का अनावरण हो और उनका आना संभव हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाल करके और उनके कारण से भी हम सबको अवसर मिला कि हम सब आपके बीच में आए और बाबूजी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर करना संभव करें। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि थिन परिवार, थिन साहब तो नहीं रहे, मुर्गा जी थिन लंबे अरसे तक सेवा की यहाँ पर, बहुत ही शरीफ, बहुत नेक, समर्पित, प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। और उनके परिवार के लोगों ने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए बाबूजी की मूर्ति लगाने का जो निश्चय किया, लंबे समय से प्रोग्राम कई बार पोस्टपोन हुए, कई बार बन नहीं पाए, पर उनकी जो भावना थी, उनकी जो संकल्प शक्ति थी, उसके कारण ही ये संभव हुआ। और कोई परिवार प्रभावित हो बाबूजी के जीवन से, उनके परिवार के जीवन से, और ये तय करे कि हमें मूर्ति लगानी है। और आज मूर्ति लगी यहाँ पर, और ये बात हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े महापुरुष थे। चंद्रमान जी ठीक कहा कि बड़े अच्छे वक्ता थे, कुशल शासक थे, अपने अमिट छाप छोड़ी जहाँ भी रहे, वो चाहे रक्षा मंत्री रहे हों, चाहे कृषि मंत्री रहे हों, चाहे वो लेबर मिनिस्टर रहे हों, जहाँ भी रहे, विभिन्न मंत्रालय में काम किया हो, पर अमिट छाप छोड़ी, ये पूरा मुल्क जानता है। उनकी मूर्ति के लगने के क्या मायने है? कोई महापुरुष की मूर्ति लगती है या कोई शहीद की मूर्ति लगती है तो हम लोग कहते हैं कि मूर्ति इसलिए लगाई जाती है जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी मूर्ति देख के ये सोचे कि ये मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है,
इनका क्या योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए। देश के अंदर कई महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है और बाबूजी की मूर्ति आज लगी है तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि ये व्यक्तित्व किस प्रकार का था, क्या योगदान था समाज के लिए, जिसके बारे में राकेश ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सही निर्णय था उनका कि उनकी मूर्ति लगाई गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भावना बाबूजी की थी, आप सब लोग आए हो, या सीमित साधन में प्रोग्राम किया जा रहा है, ये एक प्रकार से दिल की भावना की बात है। ये प्रोग्राम बहुत विराट रूप ले सकता था, पर जो भावना से जुड़े हुए लोग आस पास में रहते हैं, उनको इन्होंने याद किया। आप सब आए, या आप खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारा आना तभी सार्थक होता है ऐसे प्रोग्राम में, जब हम लोग जिस व्यक्तित्व को लेके आए हैं, मूर्ति अनावरण हुई, उस व्यक्तित्व के धनी को हम उस रूप में याद कर रहे हैं कि उनके जीवन काल में क्या उनकी सोच थी, क्या समाज के दबे कुचले, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, उनके लिए क्या सोच थी, कैसे वो भावना रखते थे उनके प्रति, क्या उनके दिल में दर्द था, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, आज़ादी के बाद में भी लंबा संघर्ष किया। और ऐसे संघर्षमय व्यक्तित्व के धनी को याद करके अगर संकल्प ये लें कि हम भी अपने जीवन में, क्योंकि ये लंबा संघर्ष है, ये लंबा संघर्ष चलने वाला अभी तक भी हम जानते हैं कि समाज के अंदर जो वर्ग बन गए हैं सदियों से, वर्ग चले आ रहे हैं। तब बाबूजी जब कभी जयपुर में आए हों या दिल्ली में सुनने का अवसर मिला हो, तो मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित रहा। उनकी बात में, उनके विचारों में, उनकी ज़बान पर बहुत दमखम था। अपनी बात जिस रूप में कहते थे, उसका संदेश आता था, सीधा दिल में उतरता था। ऐसे बहुत शानदार वक्ता भी थे। मुझे याद है कि मैं एक बैठा हुआ था मेरे क्षेत्र के अंदर, तो एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे अपनी जेब में से निकाल करके मुझे पोस्ट कार्ड निकाला। पोस्ट कार्ड के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ था, उसमें उसको अपने पर्स में से उसको निकाला पहले, फिर वो प्लास्टिक कवर हटाया, फिर मुझे बताया, देखो साहब, बाबूजी ने मुझे पत्र लिखा था अपने हाथ से। आप कल्पना कर सकते हैं उस जमाने के नेता, मैं दो नेताओं के पत्र तो खुद ने देखे, एक इंदिरा गांधी जी के, एक बाबू जगजीवन जी के, जो खुद अपने हाथ से चाहे 2 लाइनें लिखो चाहे 5 लाइनें लिखो, पर एक कार्यकर्ता को, इतने बड़े नेता अगर हाथ से 5 लाइन लिख के भेज दी तो उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी बन गई। और ऐसे लोग फिर प्रभावित होकर के, प्रेरणा लेकर के ये प्रयास करते हैं, कहते हम उन भावनाओं को आगे पहुँचाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आना यहाँ पर तभी सार्थक होगा, तब हम उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम भी करें। बाकी बाबूजी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि सब पदों पे वो रह लिए। उन्होंने कानून अपने ज़माने में जो बनाए, मैं देख रहा था श्रम मंत्री के रूप में भी उस ज़माने में, आज जो हम जिसका कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट की बात करते हैं, 1948 में बना। कर्मचारी प्रोविडेंट एक्ट की बात करें 1952 की, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है देश के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना, ट्रेड यूनियन के एक्ट बने। ये तमाम उस ज़माने के बाबूजी के बनाए हुए कानूनों में गिने जाते हैं। और तो और सिविल राइट्स
एक्ट बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसा व्यक्तित्व था जिसे लोहा मनवाया अपने खुद की मेहनत से, विचारों से प्रतिबद्ध होकर के, और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए वो प्रेरणा की स्रोत थी। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि मीरा कुमार जी को मैं सुनना है, इनको वापस दिल्ली जाना भी है। इसलिए बाबूजी से तो गांधी जी प्रभावित रहे और नेहरू जी प्रभावित रहे, और ऐसे व्यक्तित्व के धनी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे खुशी है कि धन परिवार ने हम सबको याद किया है। उस समय कम है, सब बोल नहीं पाए, पर उन्होंने सबको याद किया। आप सब यहाँ बता रहे हो, मैं इस मुबारक मौके पर आपको इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि राकेश ने ठीक कहा कि लोकसभा के जब अध्यक्षा बैठी हों तो राजनीतिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जो सरकार की योजनाएं हैं, छात्रों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, मजदूर के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, उन तमाम योजनाओं का लाभ कैसे हम दिलाएं गरीबों को, गांव तक जाकर के आम इंसान को। कई योजना हमारी वो APL BPL सबके लिए है। उन तमाम योजनाओं को आप कृपा करके अपने ध्यान में रखें। उसका लाभ अगर हम लोग आम आदमी को दिला सकें तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक समाज सेवा है। सरकार चाहे किसी की हो, पर सरकार की योजनाएं जो है वो सरकार की होती है। उस योजना की जानकारी के अभाव में कई हमारे लोग अन्याय होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, या जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो आप इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए, मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अखबार में भी आती है, होर्डिंग लगे रहते हैं, प्रकाशन होते हैं सरकार के। कृपा करके उन योजनाओं का लाभ राजस्थान में कैसे जनता को मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यहाँ पर पहले तेल निकला, अब गैस निकल गई, लिग्नाइट के भंडार भरे पड़े हैं। यहाँ पर हवा से बिजली बन रही है, 2500 मेगावाट बनने लग गई। सूर्य भगवान की कृपा या राजस्थान पर है तो सोलर एनर्जी के प्लांट लग रहे हैं यहाँ पर, 450 मेगावाट उत्पादन शुरू हो गया। पता नहीं कितना बढ़ेगा वो, क्योंकि सूर्य ऊर्जा की तो कोई कमी है ही नहीं है। सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान में ज़्यादा है, गर्मी पड़ती रहती है यहाँ पर। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर है राजस्थान में। रिफाइनरी आ रही है, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में गंगा सिंह जी ने तो गंगा कैनाल बनाई होगी, 80 साल हो गए उस बात को। आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी कैनाल का जो निर्णय था वो एक ऐतिहासिक निर्णय था। और इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में कुछ सबसे बड़ा निर्णय हुआ है वो बाड़मेर में रिफाइनरी लगने का हुआ है। ये मैं आपको कह सकता हूँ। हजारों लाखों नौजवानों को वहाँ काम मिलेगा, छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए अवसर मिलेंगे, रॉ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि वो छोटी मोटी बठिंडा आपके पास में ही है। तो हमारे वहाँ जो बाड़मेर में लग रही है वो 9 मिलियन टन की लग रही है, बड़ी रिफाइनरी लग रही है, विथ पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के लग रही है। जैसे प्लास्टिक उद्योग हो, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर आएगा। इस प्रकार से आज राजस्थान में आयरन और निकल गया, इस्पात के कारखाने लगने की संभावना बढ़ गई। भीलवाड़ा के अंदर, करौली के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट और सीमेंट के कारखाने लगी रहे हैं। आपको मालूम है कि लाइमस्टोन की कमी नहीं है यहाँ पर। चारों ओर से हम देखें सिनेरियो तो आप पाएंगे कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ पर वो संस्थाएं आ चुकी है, वो शिक्षा की जो पहले हम सुनते थे। IIT यहाँ पर आ गई, IIM आ गया, IIIT आ रही है 2-3 महीने में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, निफ्ट आ गई, तमाम तरह की वो संस्थाएं आ रही है। और तो हमने
मेडिकल कॉलेज आपको जो दी है, गंगानगर के लोगों की भावनाओं को देखते हुए बड़ा निर्णय वो भी है। कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पानी की योजनाएं, बिजली में, सिंचाई में, आपके बूंद बूंद की खेती हो, फव्वारा खेती हो, डिग्गी के अंदर आपको मालूम है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, अनुदान के रूप में दे रही है। डिग्गी बन रही गंगानगर के अंदर। तो चारों ओर में देखें हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाल बिछ रहा है संस्थाओं का। दवाइयाँ फ्री कर दी सबको। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सारे टेस्ट फ्री कर दिए तमाम लोगों के। पशुओं की दवाई फ्री कर दी। तो कोई कमी रख नहीं रही सरकार। सरकार चाहती है राजस्थान रेगिस्तान के इलाके रहे हैं, अकाल सूखा पड़ता रहा है राजस्थान में, और आज उसके बावजूद भी जो खनिज संपदा हमारे पास में है, खोज में हम लोग कामयाब हुए हैं। गैस में, तेल में। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ बेरोजगारी नहीं हो, रोजगार का अवसर ज़्यादा उपलब्ध हो। यहाँ पर पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, सड़कों की दिशा में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़े। राजस्थान के चौमुखी विकास हो, ये हम सबका प्रयास है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग समर्थन से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी और तो जो पेंशन की योजना थी विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमने 300 रुपये से बढ़ा के 750 रुपये कर दिए। और अभी हमने जो शर्त थी, पहले 25 साल का नौजवान कोई घर में होता तो पेंशन बंद हो जाती थी या मिलती नहीं थी। अभी हमने करीब 1500 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे उसके लिए, सिर्फ एक शर्त हटाने के लिए कि 25 साल का नौजवान भी घर में होगा तब भी पेंशन मिलेगी विधवाओं को, बुजुर्गों को। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए वो ऐतिहासिक है, इसलिए हमने कहा 4 साल बेमिसाल। और सोनिया गांधी जी की योजना जो है जननी शिशु सुरक्षा योजना, बहुत ही शानदार योजना है। इसलिए हम लोगों ने शुभ लक्ष्मी योजना जो प्रारंभ की है, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे, राकेश ने बात करी, सरकार भी उसमें जोर दे रही है। आपको जान के खुशी होगी, मैंने आपके अभी होर्डिंग देखा लगा हुआ था, जो नई योजना लागू की हमने, लड़कियों को बचाना बहुत आवश्यक है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लड़का लड़की का अनुपात राजस्थान में बिगड़ रहा है। अगर लड़कियाँ कम होती जा रही है, कन्या भ्रूण हत्या होगी, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा आने वाले वक्त में नुकसान होगा, कोई सोच नहीं सकता। लड़कों के लिए लड़के लाओगे कहाँ से? कई लोग जाके दक्षिण में जाके लड़के लेके आने लगे, कई जगह कम हो गई है, कई जिलों में, कई प्रदेश में लड़की लाते हैं नॉर्थ ईस्ट में या दक्षिण से। वो लड़की ना तो बोली समझती है, ना खान पान समझती है, ना पहनावा समझती है, वहाँ पर भाग जाती है। तो आप कल्पना करो अगर ये अनुपात बिगड़ गया, जो कुदरत का दिया हुआ अनुपात है, ये कुदरत ने करीब करीब अनुपात बनाया हर चीज़ का, उसको बिगाड़ो मत, ये हमारा फर्ज है। इसलिए हमने क्या किया है, सोनिया गांधी जी की स्कीम में एक स्कीम और जोड़ दी हमने, और हमने कहा है कि जो लड़की पैदा होगी उसको 1400 रुपये तो मिलते ही मिलते थे जननी शिशु सुरक्षा योजना में। उसके अलावा सरकार लड़की पैदा होते ही ये 2100 रुपये देगी उसकी माँ को। उसके बाद में 21 रुपये देगी। उसके बाद में 1 साल तक जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो 21 रुपये और देगी उसकी माँ को, बच्ची के लिए। और 5 साल की होगी तो 3100 रुपये और देगी। हम चाहते हैं कि लड़की की पूरी सुरक्षा हो। और लड़कियाँ तो बिल्कुल आगे ठीक कह रहे थे, मैं भी हर भाषण में बात कहता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा सेवा करती माँ बाप की, लड़कों से भी। लड़कियाँ तो पीर चली जाती तब भी कोई बहाना करके जाती है अपने
ससुराल जाती है तो वापस फिर आती है कोई कोई बहाना करके माँ बाप की सेवा करने के लिए। बुढ़ापे के अंदर भी माँ बाप की सेवा ज़्यादा लड़के ही करती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके, आज बहुत मुबारक मौका है, जो इंसान नहीं रहता दुनिया में उसका दुख तो ज़िंदगी भर होता है, माँ बाप ही होते हैं। परंतु ये तो प्रकृति का नियम है, जो दुनिया में आते वापस जाते हैं उनको याद करती दुनिया, चाहे मूर्ति लगाने की बात हो, चाहे उनके नाम उनका काम को याद करके अपने आप को समर्पित करने की बात हो, समाज के लिए, देश के लिए। मैं समझता हूँ ये सिलसिला चलता रहेगा, उसी से हमारा देश मजबूत होगा और सामाजिक बुराइयाँ समाप्त होगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः मैं मीरा कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने विचार रखे, बाबू जी की जीवनी के बारे में बताया, राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। बहन जी, निश्चित तौर पे आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक छोटे से कस्बे में आप यहाँ पधारी हैं। भाई राकेश सिंह, इनके परिवार, इनके भी हम आभारी हैं। यहाँ की सभी जनता जिले की आपकी आभारी है कि आप इस छोटे से कस्बे में पधारी हैं। हमारा सौभाग्य है। मैं निवेदन करूँगा परम आदरणीय मीरा कुमार जी से कि वो मंच पर आए, अपने विचार रखें जोरदार तालियों के साथ। नहीं इस पर नहीं। अत्यंत सम्माननीय मेरे भाई और राजस्थान जैसे खूबसूरत प्रांत के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान जी, श्री अरुण यादव, श्री भरत राम मेघवाल जी जो हमारी संसद में हैं, श्री गुरमीत सिंह कुन्नर जी, श्री चौधरी विनोद कुमार जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री गंगाजल मील, सम्माननीय श्रीमती जमुना बारूपाल जी, श्री शंकर पन्नू जी, श्री जगतार सिंह कंग जी, श्री हीरालाल जी, श्री कुलदीप इंदौरा जी, बहुत आदरणीय श्रीमती राम प्यारी जी और श्री सुखदेव झाकर, श्री मेघराज, श्री गजेंद्र सिंह, दूर दूर से आए हुए मेरे बहुत आदरणीय बड़े बुजुर्गों, सम्मानित भाइयों, मेरी बहुत प्यारी माताओं, बहनों, प्यारे फूल से प्यारे नन्हे बुन्ने बच्चों, मीडिया के हमारे बंधुओं और जिनके बुलाने पे हम सब यहाँ आए हैं, जो मंच पर विराजमान हैं वो भी यहाँ आए हैं और जो इस पंडाल को सुशोभित कर रहे हैं, पीछे धूप में भी खड़े हैं, वो सब भी हम लोग जिनके बुलाने पे आए हैं। मेरे छोटे भाई श्री राकेश थिंड, बहुत दिन से मुझे यहाँ बुला रहे थे और मुझे इस बात का दुख है
कि मैंने इतना समय क्यों लगाया यहाँ आने में, पहले मैं क्यों नहीं आई। मुल्कराज थिंड जी से बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता था। बहुत वो मानते थे मुझे अपनी छोटी बहन की तरह। मैं तो कहती हूँ कि इस परिवार से, थिंड जी के परिवार से हमारा दो चंद्रबान जी 10 बजते ही माइक बंद हो जाएगा, इसलिए कृपा करके जो टाइम बचा है उसमें शांति सुने। मुझे खुशी है कि आज इंदिरा चौक जिस मूर्ति का अनावरण मैंने किया था, आज उसी चौक में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मैं सबके नाम, अरुण यादव जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं, समय बचाने के लिए सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि आज ये मीटिंग इंदिरा चौक में हो रही है। अभी डॉक्टर चंद्रबान जी ने आपको, अरुण यादव जी ने, सब वक्ताओं ने सब बात बताई, भरत मेघवाल जी ने। मैं चंद बातें आपसे करना चाहूँगा क्योंकि गंगानगर आज मैं देख रहा हूँ, कई बार आने का मुझे अवसर मिला। आप खुद कल्पना करो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले गंगानगर क्या था। आज चौड़ी सड़कें, डिवाइडर, लाइटें, और खुशी मेरे इस बात की है कि RUB का आज एक लोकार्पण हुआ, एक का शिलान्यास हुआ, लॉ कॉलेज का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, और 200 करोड़ की लागत से सीवरेज की जो लंबी समय से मांग चली आ रही थी वो भी आज संभव हुआ, का शिलान्यास संभव हो सका उसका। इस प्रकार से आपके यहाँ हवाई पट्टी जो काम आ नहीं पा रही थी, गंगानगर सीमावर्ती जिला है, और मैंने कहा था राजस्थान भर में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, झालावाड़, बारां, जो भी ज़िले हैं, उन सब का विकास हम लोग उस रूप में करना चाहेंगे जिस रूप में होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज गंगानगर में एक के बाद एक, बूढ़ा जोड़ के अंदर भी गुरुद्वारा है, मैंने 50 लाख रुपए बजट में रखे जिससे कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हैं। मुझे याद है जब संकट का समय था, पिछली बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, संकट के वक्त में मैंने ध्यान रखा गंगानगर के पूरे इलाके का, आप लोगों की मांग होती थी और मैं पूरी करता था। 446 करोड़ रुपए गंगा कैनाल जब से बनी थी, 72 साल तक उसकी मरम्मत तक नहीं हुई थी। 72 साल तक पहली बार मैंने 446 करोड़ रुपए मंजूर किए, उसका काम शुरू किया, पानी के एक बूंद काम आए किसानों के लिए, वो प्रयास किए। 733 करोड़ की योजना लेके आए थे, इंदिरा गांधी कैनाल की मरम्मत हो, चाहे वो बागड़ा कैनाल की मरम्मत की बात हो, योजनाबद्ध तरीके से उस पर भी काम किए गए थे। संकट का वक्त आया, आबियाना माफ़ कर दिया किसानों का, कोई कमी नहीं रखी थी। सरकार चली गई, उसके कई कारण हो सकते हैं, हम लोग कर्मचारियों को भी उस वक्त वो दे नहीं पाए, संकट था सब राज्यों में उस वक्त में, NDA गवर्नमेंट थी, पूरे मुल्क में संकट था। पर जब से सोनिया गांधी जी ने नेस्त नाबूद किया NDA को, यूपीए गवर्नमेंट बनाई, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को, जो देश नहीं बल्कि दुनिया में जिनका अपना नाम है, उनको प्रधानमंत्री बनाया। आज कोई राज्य सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, BJP की हो, CPM की हो, तमिल TMC की हो, जनता दल की हो, कोई सरकारें संकट में नहीं है। और केंद्र की खुद की रेवेन्यू बढ़ी तो डिवोल्यूशन होने लगे राज्यों के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आज पूरा सिनेरियो पूरे मुल्क में बदला हुआ है, और उसी रूप में आप देख रहे राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे तो खुशी है कि इंदिरा गांधी महान नेता थी,
जिसने इस देश का इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदल के रख दिया। बांग्लादेश का उदय हो गया, आज़ाद हो गया बांग्लादेश, दुनिया देखती रह गई। अमेरिका का 7वां बेड़ा आते आते रुक गया। उस साहस से उन्होंने मुकाबला किया। उस महान नेता जो तीसरी दुनिया के नेता बन गई थी, जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, देश के अंदर गरीबों के रास्ते खोल दिए बैंकों के लिए, राजा महाराजाओं के फ्री पर्स खत्म कर दिए, हरित क्रांति लेके आ गई। वो किसानों के बलबूते पर विश्वास था, किसानों पे उनको बड़ा PL 480 का गेहूँ हम लोग भीख मांग के लाते थे अमेरिका से। गरीब हटाओ की बात उन्होंने करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने दिए। एक लंबा इतिहास बना। राजीव गांधी ने पंचायत राज को सशक्तिकरण किया, 73वां 74वां संशोधन किया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 18 साल का मतदान का अधिकार दिया। पहली बार देश के अंदर नौजवान को 18 वर्ष के अधिकार देकर के उन्होंने सशक्त बनाया, पहली बार विश्वास किया। एक लंबा इतिहास आज़ादी के बाद का आपके सामने। तो मुझे तरस आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब खड़े होकर बोलते हैं असेंबली के अंदर बाहर, कांग्रेस ने क्या किया 65 साल के अंदर। अरे भाई, मैंने कहा आपकी उम्र भी 60 साल की हो गई है। जब से आप पैदा हुए हो जनसंघ के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई। आपने 60 साल में अपनी ऐसी नीतियाँ देश के सामने नहीं रखी, कार्यक्रम नहीं दिए देश को, आम जनता के लिए सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किए। इस कारण से 60 साल के बाद में भी आज आप कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पाए हो। बन जाना चाहिए था आपको कि जनता तय करती कांग्रेस या बीजेपी। आज साउथ में साफ है, बीजेपी वो जानता ही नहीं है। कर्नाटक में भूले बढ़ के सरकार आई थी, आपको मालूम है क्या दुर्गति हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। सरकार अब जाने वाली है, कांग्रेस की वहाँ आने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में कोई जानता नहीं है। इस रूप में आज NDA गवर्नमेंट किस प्रकार आई आपको मालूम है, आप जो बुजुर्ग बैठे मालूम है। इनका इतिहास क्या गवाह करता है। पहले गौ माता की बात करते थे, गौ माता, गौ हत्या बंद करो। मुझे बचपन में याद है, आज फायरिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, भूल गए गौ माता को। धारा 370 खत्म कर देंगे सत्ता में आएंगे तो, सत्ता में आ गए 8 साल तक भूल गए उसको। कॉमन सिविल कोड लाएंगे, उसको भूल गए। राम मंदिर बनाएंगे, उसको भूल गए। इनकी कथनी में करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आग लगाना जानते हैं, कांग्रेस ने हमेशा आग को बुझाने का काम किया देश के अंदर। दंगे भड़काए इन लोगों ने जगह जगह पर, कांग्रेस से शांत करने का काम किया। रात दिन का फर्क है कांग्रेस में और इन लोगों के अंदर। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने सत्ता में एक बार रहना कबूल किया है, केंद्र में भी राज्यों में भी कई बार, पर कभी सांप्रदायिक ताकतों से नापाक गठबंधन कभी नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। ये कांग्रेस की महान जो महात्मा गांधी के ज़माने में, पंडित नेहरू के ज़माने में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने में, सरदार पटेल के ज़माने में जो नीतियाँ बनी, अम्बेडकर के ज़माने में, उसका परिणाम है कांग्रेस ने अपने असूलों पर 65 साल के आज़ादी के बाद में भी वो हमेशा चल रही है। सिद्धांत की राजनीति कर रही है, विचारधारा की राजनीति कर रही है, कार्यक्रम दे रही है देश को। जो आप खुद देख रहे हो, नए नए कार्यक्रम यूपीए के आए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करो, मिड डे मील स्कीम बच्चों की बात करें, विद्युतीकरण की बात करें, राजीव गांधी के नाम से गांव-गांव में। हमारी गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी है। आज सोशल सिक्योरिटी हमारा नारा है कि हर व्यक्ति को, जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, सोनिया गांधी ने कहा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। उसी थीम को लेके हम लोग चल रहे हैं, उसी थीम को लेकर के हमारे सारे फैसले हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि 1 रुपये किलो 25 किलो अनाज दे रहे 40 लाख परिवारों को राजस्थान के अंदर। BPL परिवारों को आवास की सुविधा दे रहे हैं, 50,000 दे रहे थे, अब हम 70,000 करने जा रहे हैं उनके लिए। चाहे वो गंगानगर में मैंने सुना कोई 1,012 पट्टे यहाँ पर मिले हैं, गरीबों को 25,000 के चेक मिलने लग गए यहाँ पर। पहले राशि 50,000 थी, मैंने अभी बजट के अंदर 50 की 70,000 कर दी है। ये मैं कहना चाहूँगा। 5,000 अलग से बाथरूम के मिले। इस प्रकार से जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा।
हमने जो मिलेगा, मैं कहना चाहूँगा कि जिस रूप में सरकार की योजनाएं हैं, आज दवाइयाँ फ्री कर दी सबके लिए, APL हो BPL हो, सबको दवाइयाँ फ्री है, टेस्ट फ्री कर दिए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होंगे, राजस्थान में परसों के रोज 16,000 लोगों ने फायदा उठाया एक दिन के अंदर। 2 लाख प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाएं फ्री मिल रही हैं लोगों को। तो हर योजना किसानों के लिए जो टाइम पे चुकाएगा 1.5 लाख रुपए तक, उनका पूरा ब्याज सरकार भरेगी, किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई उनके लिए। और तो और मैं कई बार कहता हूँ, भाई मनुष्य तो ज्ञापन देता है, मांग भी करता है, तो पशु तो मूक प्राणी है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो। तो यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा वसुंधरा राजे पहुंची हुई है डूंगरपुर, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं श्रीगंगानगर। सीधा रुख करेंगे कांग्रेस की संदेश यात्रा का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। सरकार की तरफ से आज राजस्थान भर के अंदर जो चौमुखी विकास का जो माहौल देख रहे हैं आप लोग, आप खुद देखोगे, जो नौजवान खड़े हैं, हमने 1,46,000 नौकरियां दी है, कांस्टेबल से लगा करके, टीचर लगा करके, हर विभाग के अंदर पहली बार हुआ। 1,65,000 नौकरियां और मिलने वाली है, उनकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से जब रिफाइनरी की बात की जाती है प्राइवेट सेक्टर की, आज हमारा सौभाग्य है राजस्थान में तेल निकल गया 50 साल की खोज के बाद में। रिफाइनरी के हम लोगों ने आदेश जारी करवा दिए, MOU साइन कर दिया हम लोगों ने, लाखों लोगों का काम मिलेगा। रिफाइनरी मामूली रिफाइनरी नहीं है, बठिंडा की रिफाइनरी से बड़ी रिफाइनरी होगी, 4.5 की नहीं, 9 मिलियन टन की रिफाइनरी लगने जा रही है। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अलग होगा, हजारों इकाइयाँ लगेगी उद्योगों की। आज अभी से लोग आने लग गए बाहर के भी। आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा नौजवानों को, पूरा आप स्टडी करें उसकी, अधिक से अधिक लाभ राजस्थान के लोगों को कैसे मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमने कहा गैस निकल गई है, अभी 23 तारीख को हम गए लॉन्च करने के लिए, कृपया मॉलिसी आए थे। हमने कहा गैस को चाहेंगे गुजरात जाने नहीं देंगे, गैस का उपयोग चाहेंगे राजस्थान में हो। हमारी गैस निकली है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजर कारखाने लगे, खाद का कारखाना लगे, गैस बेस पावर प्लांट लगे राजस्थान के अंदर, कनेक्शन घरों में हो गैस के आधारित। इस प्रकार की सोच के साथ में गैस निकलना, तेल निकलना, पवन ऊर्जा के 2,500 मेगावाट के प्लांट लग चुके राजस्थान के अंदर, सोलर पावर प्लांट की 450 मेगावाट शुरुआत हो चुकी है। पता नहीं कितने हज़ार मेगावाट बनेंगे, कुछ सोच नहीं सकता। और तो और जो खनिज संपदा हमारे यहाँ पर है, लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लग रहे हैं। हनुमानगढ़ में आपके पोटाश निकलने की संभावना बन गई है। पूरे हिंदुस्तान में अगर पोटाश जो आज इम्पोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा जाती है, कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में होगा, हनुमानगढ़ के आसपास में। आप सोच सकते हैं कि खनिज संपदा, आयरन ओर, इस्पात के कारखाने लगना, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, करौली में भीलवाड़ा के अंदर आयरन ओर निकल गया है। हमने भारत सरकार को लिखा है, राष्ट्रीय इस्पात निगम को परमिशन मिल गई है। इस प्रकार से चारों ओर से हम देखें तो सरकारी, गैर सरकारी या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आने वाले वक्त में कैसे रोजगार बढ़े, ये हमारा प्रयास है। चौमुखी विकास राजस्थान का हो, जितनी रेवेन्यू होगी उतनी और अच्छी स्कीम आएगी। अभी भी हमने 40,500 करोड़ का प्लान स्वीकृत करवाया है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा कि बीजेपी की यात्रा भी निकलेगी। वे लोग, आप जानते हो कि भ्रमित करने में माहिर हैं, अफवाह फैलाने में तो उनकी मास्टरी है। गणेश जी को दूध पिलवा दिया उन लोगों ने पूरे देश के अंदर। ये कुछ भी कर सकते हैं, कृपा करके आप ध्यान रखें, उनकी बातों में नहीं आए। 5 साल में जो विकास हुआ है वो रफ्तार आगे बनी रहे, सरकार वहाँ पर कांग्रेस की बने, ये मैं आपका आह्वान करना आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप भारी बहुमत से पूरे जिले के अंदर कांग्रेस को कामयाब करें। और मैं भी कहना चाहूँगा, यात्राएं हमारी तो निकल रही है, हमारे जनसंपर्क यात्राएं हैं। जनसंपर्क का मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए, बातचीत हो रही है।
कोई हाई प्रोफाइल की यात्रा हमारी नहीं है। जो वो लोग निकाल रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। पर इतना मैं कह सकता हूँ आपको कि आपको समझना पड़ेगा सच्चाई किसके साथ में है, सच्चाई किसके साथ में है। 5 साल तक उनका राज देख लिया जनता ने। मैंने कहा अभी 5 दिन पहले जनता फैसला करेगी कि 5 साल का उनके शासन में कितने आरोप लगे थे, क्या कारनामे हुए थे, किन्ने किए थे। आज वो कह रहे भगोड़े हैं देश के। देश से कौन भागता है? पासपोर्ट जब्त हो गया, रेड कॉर्नर वारंट निकल गया। उनके आपके दोस्ताना संबंध रहे आज भी। उन्होंने लूट लिया राजस्थान को आकर के। उस वक्त में कितने आरोप लगे थे दुनिया जानती है। क्या काम किया था, क्या निकम्मापन था, कैसा कुशासन था, सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लटके झटके तो मुझसे होते नहीं है। मैं तो आपको खाली सीधी सवाल बात कर सकता हूँ, अपनी भावना बता सकता हूँ। जो मेरे दिल में आता है वो मैं जुबान में ला सकता हूँ। और कथनी में करने में अंतर नहीं हो, नीति व नीति हमारी एक है। इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए जो मैनिफेस्टो बनाया था चंद्रमान जी अध्यक्ष थे, उसके एक एक बात का हमने ध्यान रखा। जो लिख दिया, वादा कर दिया, कैबिनेट में ले गए, पास किया उसको। जो कम बात नहीं है। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की सरकार है जिसने मैनिफेस्टो को कैबिनेट में कहा इसके आधार पर हम काम करेंगे, क्योंकि हम इसके आधार पर जीत के आए हैं चुनाव। लोग मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं चुनाव के बाद में। इसीलिए कर्मचारियों को भी हमने उस पर लिखा हुआ था हम लागू करेंगे 6 पे कमीशन को। उस वादे को निभाने के लिए जो कृष्णा भट्टाचार्य कमेटी बनाई गई, लाखों कर्मचारियों को भला हुआ, हमने उसको मंजूर किया। जो रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं की थी पर मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी, उसको हमने लागू किया। हम चाहते हैं कि जो वादे हमने किए उसको हम कैसे निभाएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप जो हालात राजस्थान के हैं, अकाल छूके आप पढ़ते रहे हैं। आज माँ नरेगा सोनिया गांधी जी की देन है देश को। सिंदूर बदल गया आज। और आज इंदिरा गांधी के साल जब आई थी 55 साल पहले शुरुआत हुई थी, आज चमन हो गया आपके, चाहे वो गंगानगर हो, बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो, जैसलमेर हो, राजस्थान हो। मैं कहना चाहूँगा आज़ादी के बाद में, इंदिरा गांधी के नाम के बाद में अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई आया है तो वो आया है ऑयल रिफाइनरी का, बाद में रिफाइनरी का आया। इस रूप में हमें इसको लेना चाहिए। और उस रूप में हम चाहेंगे कि दोहन करें वैज्ञानिक तरीके से, खनिज संपदा का दोहन साइंटिफिक वे से हो, जिससे कि पूरा लाभ राजस्थान के लोगों को मिल सके और आने वाली पीढ़ियाँ याद कर सके कैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं, कैसे हमारा राज्य, जो मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कहा अभी दिल्ली के अंदर मीटिंग के अंदर, कि राजस्थान कोई पिछड़ा राज्य नहीं रहा है, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन है। और क्योंकि पैरामीटर गवाह है, ऐसा नहीं कहा जाता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी स्वयं, प्लानिंग कमीशन खुद, 13वें वित्त कमीशन, सब ने पैरामीटर जो तय किए हैं उससे अच्छा वित्तीय प्रबंधन हमने किया है। उस कारण से ही तो हम लोग रेवेन्यू सर्कुलर बजट पेश कर पा रहे हैं। उस कारण से तो हम आज चाहे वो किसान की बात करें, वृद्धों की बात करें, गरीबों की बात करें, दवाई फ्री देने की बात करें, पशुओं की दवाई फ्री देने की बात करें, आवास योजना की बात करें, ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया, पैसे की उगाही करी और उसके बाद में हम खर्च कर रहे हैं गरीब जनता के लिए, आम लोगों के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए। मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी 1-1.5 मिनट बाकी है, मेरी गरीबी को सही मिल रही है। इसलिए आपको मैं आह्वान करूँगा कि आप कृपा करके इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो और इंदिरा गांधी के चौक में बैठे हुए हो, जिसपे हमें गर्व है। हम संकल्प लेके जाएं कि हम आने वाले वक्त में अपने जिले का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का कैसे भला हो, कैसे विकास हो, उसमें हमारी क्या भागीदारी हो, ये आपको भागीदारी निभानी है।
और तमाम योजनाएं, मैंने तो अभी 5% नहीं बताई आपको, तमाम योजनाओं का लाभ मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे हमारे एक भाई दलित बहल जी ने, जो ब्लॉक अध्यक्ष है देहात के, 10,000 छपाई है पैम्पलेट यहाँ पर, ऐसे कई पैम्पलेट छपे होंगे आपके यहाँ। मैं चाहूँगा कि आप जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ